और मेरे नीट के धुरंधरों, कैसे हो आप लोग। बायो गुरु के इस एमसीक्यू टेस्ट में आपका स्वागत है। बच्चा लोग, आज हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट 5 के लास्ट 5 ईयर के एनालिसिस करने के बाद जो क्वेश्चन इस साल आने के सबसे प्रोबेबल चांसेस है, उसका सारा एमसीक्यू हम लोग देखेंगे। सिर्फ देखेंगे ही नहीं, समझेंगे भी और सारा पैटर्न फॉलो करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग डायरेक्ट एमसीक्यू, असर्शन रीजन और आजकल नीट का नया पैटर्न में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन को भी करेंगे। तो बच्चों, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और तुरंत स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि एक इंसान नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहा है रेस्ट में, तो टाइडल वॉल्यूम क्या है? 500 ml है। और अगर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 ml है, तो बच्चों इसका एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होगा? तो बच्चों, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बराबर होता है किसके? टाइडल वॉल्यूम के और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के। तो यहाँ दोनों वैल्यू है। टाइडल वॉल्यूम 500 ml है और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है? 1000। तो दोनों को जोड़ दे तो बच्चा लोग क्या आएगा? 1500 ml। समझ गए ना बेटा लोग? तो इसका फॉर्मूला याद रखो तो तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बच्चों, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेयर्स इन द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। तो बच्चों ध्यान दो सवाल में। जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है उसमें मुख्यतः 4 लेयर्स होते हैं। इन 4 लेयर का सीक्वेंस पूछा जा रहा है कहाँ से? आउटसाइड टू इनसाइड। यही क्वेश्चन ध्यान रखना है, कभी कभी बच्चे इनसाइड टू आउटसाइड वाला ऑप्शन सही कर देते हैं। तो बच्चों, अगर इनसाइड में देखा जाए तो सबसे अंदर क्या होता है? म्यूकोसा। उसके बाद सब म्यूकोसा, उसके बाद मस्कुलरिस म्यूकोसा और फिर सेरोसा। तो यहाँ कहाँ से पूछ रहा है? बाहर से अंदर। तो सबसे पहले क्या होगा? सेरोसा, उसके बाद मस्कुलरिस म्यूकोसा, फिर सब म्यूकोसा, फिर म्यूकोसा। तो सही ऑप्शन क्या होगा? बी। तो बेटा, इसको याद रखने का लॉजिक क्या है? एस एम एस एम। एस एम एस एम से क्या याद रखना है? सेरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा। तो एस एम याद रखोगे बच्चों तो ये वाला क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बच्चों, अगला क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड है। इसमें क्या पूछ रहा है? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो स्टैंडर्ड ईसीजी में होता है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? तो बच्चों, ये ऐसे ही डायग्राम आएंगे और उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बच्चों, अगर इसको समझना है तो कैसे समझेंगे? तो इसके डायग्राम को अगर देखें तो बच्चों, ये इसका डायग्राम होता है। तो ये पहले क्या बताता है? पी वेव। पी वेव किसको शो करता है? आर्टिकल डीपोलराइजेशन को। और ये जो लंबा सा ऊंचा सा मकान बना है, बिल्डिंग, ये किसको दिखाता है? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को। इसी को क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो यहाँ वही पूछा गया है कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स किसको दिखाएगा? तो ये किसको दिखाएगा? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। और बच्चों, कभी कभी एग्जाम में टी वेव भी पूछा जाता है, तो टी वेव किसको बताता है? वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को। तो बच्चों, समझ में आ गया ना? वेरी गुड। बेटा, ये थोड़ा लंबा सवाल है लेकिन समझदारी वाला सवाल है। आजकल ऐसे सवाल भी आ सकते हैं। तो इसमें पूछ रहा है, ये नेफ्रॉन से रिलेटेड है। अगर एफरेंट आर्टियोल का डायमीटर क्या कर दिया गया? घटा दिया गया। और एफरेंट आर्टियोल का क्या कर दिया? डायमीटर बढ़ा दिया गया। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बच्चों, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन तभी बनता है जब आने वाली नली, एफरेंट क्या है? आने वाला नली है, ये क्या होता है? ज्यादा चौड़ा होता है। तो ज्यादा यहाँ से पानी आएगा, फिर क्या होगा? और आगे का पाइप कौन है? एफरेंट आर्टियोल। इसको क्या कर दिया जाता है? पतला कर दिया जाता है। तो क्या होगा? इसमें प्रेशर बनेगा और ज्यादा अच्छे से फिल्ट्रेशन होगा। यहाँ क्या पूछ रहा है कि अगर आने वाली नली को पतला कर दिया जाए और आगे वाली नली को मोटा कर दिया तो क्या हो जाएगा? अगर इसे उल्टा कर देंगे तो बच्चों दबाव कम हो जाएगा और फिल्ट्रेशन क्या होगा? कम हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इट विल डिक्रीज। तो बच्चों, याद रखना कि अगर आने वाला नली पतला हो जाए तो प्रेशर कम हो जाएगा, यहाँ प्रेशर ही ज्यादा नहीं होगा तो फिल्ट्रेशन ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगा। बच्चों, अगला फिर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है।
यहाँ एक फोटो दिया गया है जॉइंट का, तो इसको देख के तुम लोग समझ जाओ कि ये किसका जॉइंट है। घुटने का जॉइंट है। तो ये किस टाइप का सिनोवियल जॉइंट है पूछा जा रहा है, बॉल सॉकेट, पाइवॉट, हिंज या ग्लाइडिंग जॉइंट। तो बच्चों घुटने का जो जॉइंट होता है वो क्या होता है, एक ही दिशा में खुलता या बंद होता है। इसको हम लोग ऐसे आगे कर सकते हैं, पीछे नहीं कर सकते, या रोटेट नहीं कर सकते। कैसे, जैसे दरवाजे का कब्जा होता है, वो एक ही साइड में या तो खुलेगा या वापस बंद होगा। तो ऐसे जॉइंट को क्या कहते हैं बच्चों, हिंज जॉइंट। बच्चों अगला सवाल है, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द डिस्टल पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन टू प्रिवेंट डायूरेसिस। वो कौन सा हार्मोन है जो जिम्मेदार होता है पानी को रीएब्जॉर्ब करने में, किससे, डिस्टल पार्ट से। जिससे क्या होगा, डायूरेसिस मतलब बार बार यूरिन का लगना और ज्यादा यूरिन निकलना। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या है, एक हार्मोन होता है जिसको क्या कहते हैं, एडीएच, यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसका एक दूसरा नाम भी होता है जिसको क्या कहते हैं, वैसोप्रेसिन। तो याद रखना बच्चों, डायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन, कभी कभी वैसोप्रेसिन भी दिया रहता है। तो ये क्या करता है, जब हम लोग यूरिन के जरिए पानी जाता है तो डिस्टल पार्ट में क्या होता है, इसको एब्जॉर्ब किया जाता है। उससे क्या होगा, ज्यादा गाढ़ा यूरिन बनेगा, बहुत ज्यादा बार आपको यूरिनेशन नहीं लगेगा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन नहीं होगा और ये बीमारी नहीं होगा। अगर इसकी कमी हो जाए, इस हार्मोन कम बने, तो एक बीमारी होता है बच्चों, बहुत फेमस डिजीज है, ये भी कभी कभी पूछा जाता है। तो वो फेमस डिजीज क्या है बच्चों लोग, डायबिटीज इंसिपिडस। तो डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है, बार बार यूरिन लगता है, और ये किसके कमी से होता है, वैसोप्रेसिन के। बच्चों अगला असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। यहाँ क्या पूछ रहा है कि लेफ्ट वेंट्रिकल क्या है, मच थिकर है। जो लेफ्ट वेंट्रिकल का वाल है वो मस्कुलर वाल है, और ज्यादा थिकर है किसके कंपैरिजन में, राइट वेंट्रिकल में। और इसका रीजन क्या दे रहा है कि लेफ्ट वेंट्रिकल को क्या करना है, पंप करना है ब्लड को, कहाँ तक, ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, पूरे शरीर के हर पार्ट में हाई प्रेशर में ब्लड को पंप करना है। तो बच्चों लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ब्लड को पहुंचता है, कहाँ, पूरे बॉडी में। जबकि राइट वेंट्रिकल को कहाँ ब्लड पहुंचाना होता है, खाली फेफड़ों के तक। तो इसलिए ऑप्शन पहला क्या होगा, फर्स्ट, बोथ ए एंड आर ट्रू। लेफ्ट वेंट्रिकल का दीवार भी मस्कुलर होता है, और ये क्यों होता है, क्योंकि इसको हाई प्रेशर से पूरे बॉडी में ब्लड पंप करना होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बच्चों अगला डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें क्या दिखा रहा है कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को सूचना दे रहा है, पिट्यूटरी सिग्नल किसको दे रहा है, थायराइड एक्सिस को। तो बच्चों थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है, थायरॉक्सिन हार्मोन T3 एंड T4। तो जब ये T3 एंड T4 हार्मोन ब्लड में ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा होता है, तो ये क्या करता है, वापस इस दोनों ऑर्गन को क्या कहता है कि तुम हमको स्टिमुलेट करना बंद कर दो। तो ये कैसे करता है, तो जो हाइपोथैलेमस होता है वो क्या रिलीज करता है, थायराट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो पिट्यूटरी को क्या कहता है कि तुम ये एक हार्मोन बनाओ, कौन सा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो थायराइड ग्लैंड को क्या कहेगा कि तुम थायरॉक्सिन बनाओ। जब थायरॉक्सिन अधिक हो जाएगा, तो ये थायरॉक्सिन किसका काम करता है, फीडबैक इनिबिशन का। तो ये थायरॉक्सिन जाके पिट्यूटरी को भी बोलता है कि तुम अब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाना बंद करो, और हाइपोथैलेमस को भी कहता है कि तुम थायरो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बनाना बंद करो। तो इसका सही आंसर क्या है, फीडबैक इनिबिशन कौन करता है, थायरॉक्सिन। बच्चों अगला क्वेश्चन है कि मायोपिया एक बीमारी होती है जिसको क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष या शॉर्ट साइटनेस। तो मायोपिया किससे करेक्ट किया जाता है, यूजिंग कन्वेक्स लेंस से। और रीजन क्या है, मायोपिया कब होता है, जब इमेज कहाँ फॉर्म होता है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना के पहले ही हो जाता है। तो बच्चों जो मायोपिया होता है उसको कन्वेक्स लेंस से ठीक नहीं किया जाता, किस लेंस से ठीक किया जाता है, कनकेव लेंस से। तो ये स्टेटमेंट तो क्या है, रॉन्ग है, और ये स्टेटमेंट क्या है, राइट है। तो यहाँ
क्या है, assertion इज फॉल्स है और रीजन इज ट्रू। तो सही करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। बच्चों अगला सवाल क्या है कि कैल्शियम आयन का क्या रोल होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। तो बच्चों, जब कोई सिग्नल आता है तो कैल्शियम क्या करते हैं, टर्मिनल लॉब में घुस जाता है, और उससे क्या होता है, वेसिकल्स क्या होते हैं, आपस में जुड़ने लगते हैं और फिर फट के बाहर निकलने लगते हैं। तो इसका क्या काम होता है, टू ट्रिगर द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम सिनेप्टिक वेसिकल से। अगला क्वेश्चन है बेटा लोग, विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर थर्मल रेगुलेशन एंड अर्ज ऑफ ईटिंग। तो बच्चों, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर रेगुलेट करना होता है वो ब्रेन का कौन सा पार्ट करता है, एंड अर्ज ऑफ ईटिंग, भूख लगना या प्यास लगना, ये कौन कंट्रोल करता है। तो बच्चों, ये सब किसका काम है, हाइपोथैलेमस का। तो हाइपोथैलेमस को हम लोग शरीर का क्या कहते हैं, हार्मोस्टैट भी कहते हैं। तो याद रखना बच्चों कि ये हंगर, थ्रस्ट और बॉडी टेम्परेचर तीनों को रेगुलेट करता है। बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है कि जब नर्व इम्पल्स ट्रेवल करता है केमिकल सिनाप्स से, तो उसका करेक्ट ऑर्डर क्या होता है। तो बच्चों, नई इम्पल्स हमेशा एक ही दिशा में चलती है, इसका मूवमेंट यूनि डायरेक्शन होता है। सबसे पहले कहाँ आता है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में आता है, फिर कहाँ जाता है, गैप पे, जिसको क्या कहते हैं, क्लेफ्ट कहते हैं, फिर कहा जाता है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन तक पहुंचता है। तो इस ऑर्डर को याद रखना, पहले प्री आएगा फिर पोस्ट आएगा। तो सही आंसर क्या है, बी। बच्चों, अगला सवाल है, हार्मोन एक इनमें से कौन सा हार्मोन है जिसका रिसेप्टर कहाँ होता है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर। तो बच्चों, जो स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं या थायराइड हार्मोन होते हैं, वो क्या होते हैं, ये लिपिड सॉल्युबल होते हैं। तो क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल होंगे, इसलिए ये सेल के मेम्ब्रेन को डायरेक्ट पार कर जाते हैं और सीधा कहाँ जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, और उनके रिसेप्टर कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में। तो इसका क्या आंसर हो गया, थायरॉक्सिन। और बच्चों, इंसुलिन का रिसेप्टर कहाँ होता है, ये मेम्ब्रेन पे होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होगा। तो याद रखना, जो भी स्टेरॉयड या थायरॉक्सिन हार्मोन है वो क्या है, लिपिड सॉल्युबल है, तो ये मेम्ब्रेन को पार कर जाएगा और इसका रिसेप्टर कहाँ होगा, न्यूक्लियस के अंदर। बच्चों, अगला क्वेश्चन है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग मसल कंट्रैक्शन में क्रॉस ब्रिजेस किसके बीच फॉर्म होते हैं। तो बच्चों, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो मायोसिन का जो सिर होता है, यानी मायोसिन हेड होता है, वो कहाँ बैठ जाता है, एक्टिंग फिलामेंट से ये टाइटली जुड़ जाता है। इसी को क्या कहते हैं, क्रॉस ब्रिज कहते हैं। तो क्रॉस ब्रिज क्या है, एक्टिन के एक्टिन का मायोसिन के हेड में जुड़ना। तो बच्चों, क्रॉस ब्रिज भी कभी पूछा जा सकता है, और ये किसके बीच है, एक्टिन एंड मायोसिन। तो सही ऑप्शन क्या है, बी। बच्चों, अगला सवाल है, शरीर में ऐसा कौन सा बीमारी होता है जिसमें हमारे यूरिन में कीटोन बॉडीज बनने लगते हैं। तो बच्चों, एक बीमारी होता है डायबिटीज मेलिटस। इसमें शरीर ग्लूकोज का उपयोग नहीं कर पाता है, जिससे ग्लूकोज की जगह एनर्जी के लिए वो किसका यूज करता है, फैट का। और फैट का जब यूज होता है तो फैट के ब्रेकडाउन से क्या बनता है, कीटोन बॉडीज बनते हैं। ये जो कीटोन बॉडीज होते हैं ये यूरिन में रिलीज होता है। तो इसका पहचान क्या है, डायबिटीज मिलिटस। इस बीमारी में क्या रहेगा, कीटोन बॉडीज ज्यादा मिलेंगे किसमें, यूरिन में। बच्चों, अगला क्वेश्चन है, यूरिनरी ब्लैडर के दीवार में कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इन स्ट्रेच रिसेप्टर को अगर हम लोग रिमूव कर दे तो क्या होगा। तो बच्चों, ये जो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सिग्नल भेजते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर भर गया है और हमें उसको निकालना है। अगर इसको निकाल दे तो इनके बिना मिक्चुएशन रिफ्लेक्स शुरू नहीं होगा और हमें यूरिन करने की इच्छा महसूस नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या है, देयर विल बी नो वॉलंटरी कंट्रोल ओवर मिक्चुएशन। ब्लैडर तो भर जाएगा लेकिन हम लोग यूरिनेशन का इच्छा ही नहीं होगा, क्योंकि इसका रिसेप्टर ही गायब कर दिया जा रहा है इस कंडीशन में।
जो अगले क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट है, क्या है कि जो हमारा मिडिल ईयर होता है उसमें तीन टाइनी बोन्स होते हैं जिसको क्या कहा जाता है, ईयर ओसिलिस कहा जाता है। और ईयर ओसिली का क्या काम है, इंक्रीज करना किसको, साउंड के ट्रांसमिशन, साउंड के जो वेव्स आएंगे उसको इनर ईयर तक जाने के लिए उसकी फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, इंक्रीज करता है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ा देता है। तो बच्चों ये जो इन तीनों बोन्स होते हैं उनके क्या नाम है, मैलस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, मैलस, इनकस और स्टेप्स। तो ये जो तीनों बोन्स है ये रोसिली में होते हैं, तो ये सही बात है। और जब ध्वनि तरंगों यानी वेव्स को भेजते हैं तो ये ईयरोसिलिस क्या करते हैं, इसको 20 से 22 टाइम्स एम्पलीफाई कर देते हैं ताकि वे इनर ईयर में पहुंच सके। तो बच्चों ये भी सही कहा है, ये भी सही है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए। तो अगला असर्शन रीजंस टाइप क्वेश्चन क्या है कि ग्लूकेगॉन इज ए हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन का क्या मतलब होता है कि ग्लूकोज को कम करने वाला हार्मोन। और दूसरा क्या लिखा है, इट स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजिनोलिसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस इन द लीवर। तो बच्चों ग्लूकेगॉन एक हाइपो नहीं, हाइपरग्लाइसेमिक, हाइपरग्लाइसेमिक का क्या मतलब है, जो ग्लूकोज को बढ़ाए, बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाए, ना कि हाइपो, हाइपो मतलब ग्लूकोज के लेवल को कम करने वाला। कम करने वाला कौन होता है, इंसुलिन। तो ये पहला स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, ये ग्लाइकोजिनोलिसिस कर रहा है, मतलब ग्लूकोज रिलीज होगा, ग्लूकोज टूटेगा, तो ये सही बात है। और ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करता है। तो ए तो फॉल्स है और रीजन क्या है, ट्रू है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी। बच्चों हमारे ह्यूमन आई में एक रीजन होता है जिसको क्या कहते हैं, फोबिया कहते हैं। तो फोबिया रेटिना का हिस्सा है जहां केवल क्या होते हैं, कॉन्स होते हैं। तो इसका यूनिक फीचर क्या है कि इसमें क्या होते हैं, ओनली कॉन्स, और ये क्या होते हैं, डेंसली पैक्ड होते हैं। और यहाँ जो इमेज बनता है वो क्या होता है, विजुअली एक्यूटी, मतलब ये सबसे शार्पेस्ट इमेज बनता है। तो ह्यूमन आई का जो फोबिया पार्ट है उसमें क्या होते हैं, सिर्फ कॉन्स होते हैं, रॉड्स नहीं होते हैं, रॉड्स एब्सेंट होते हैं, ये डेंसली पैक होते हैं। और विजुअली एक्यूट मतलब सबसे शार्पेस्ट इमेज यहाँ बनता है। तो इसका सही आंसर क्या है, बी। तो फोबिया का यूनिक फीचर होता है ओनली कॉन्स। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफ्लेक्स आर्क पाथ का करेक्ट सीक्वेंस क्या है। तो बच्चों स्टिमुलस हमेशा किस में जाता है, रिसेप्टर में। रिसेप्टर से कहाँ जाता है, सेंसरी न्यूरॉन में। सेंसरी न्यूरॉन के माध्यम से ये कहाँ जाता है, स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है, किसके तो, इंटर न्यूरॉन। और फिर कहाँ जाएगा, मोटर न्यूरॉन, और मोटर न्यूरॉन के जरिए कहाँ पहुंचेगा, फाइनली इफेक्टर तक। इसका राइट सीक्वेंस क्या है, रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इफेक्टर। तो इसको कैसे हम लोग लिख सकते हैं, RSIME। तो इसको याद रखना, RC मी। तो RC मी से आपको करेक्ट सीक्वेंस याद रहेगा। बच्चों अगला क्वेश्चन है, अगर पेशेंट का ईसीजी क्या शो कर रहा है, टी वेव जो कि फ्लैट है, पूरा प्लेन है, तो इसमें कौन सा प्रॉब्लम, किस प्रोसेस में प्रॉब्लम हो रहा है। तो वो बच्चों टी वेव क्या शो करता है, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को शो करता है। तो अगर टी वेव फ्लैट है तो इसका मतलब वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन सही नहीं है। तो क्लिनिकली क्या है, यदि ये फ्लैट है तो इसका मतलब है कि जो हार्ट के मसल्स है उसको पर्याप्त इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, इस्चेमिया कहते हैं। तो बच्चों इसको याद रखना, इस्चेमिया भी कभी कभी पूछा जाता है। जो अगला सवाल है, पैंक्रियास का डायग्राम है, सेक्शन है अंदर का, इसमें इंसुलिन कहाँ से सिक्रीट होता है। तो यहाँ मार्किंग भी हो सकता था, A B C D, ऐसे भी क्वेश्चन आता है या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बच्चों बाहरी पार्ट होता है एक्सोक्राइन पार्ट, जिसमें एसिनर सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, डाइजेस्टन रिलेटेड हार्मोन सिक्रीट करते हैं, सॉरी डाइजेस्टेड रिलेटेड एंजाइम्स करते हैं।
और इंटरनली कौन से सेल्स होते हैं, अल्फा, बीटा और डेल्टा। इसमें से जो बीटा सेल्स है वो क्या करता है, इंसुलिन सिक्रीट करता है। बच्चों अगला बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, इफ द पीएच ऑफ डिडूनम इज नॉट न्यूट्रलाइज्ड बाय बाइकार्बोनेट आयन व्हिच एंजाइम विल बी मोस्ट इफेक्टिव। तो बच्चों जब खाना स्टमक में रहता है तो वो एसिडिक हो जाता है, फिर जब वो इंटेस्टाइन में जाएगा तो उसका पीएच क्या होता है, एसिडिक होता है। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बाइकार्बोनेट आयंस का सिक्रीशन किया जाता है। तो अगर ये सिक्रीशन ना हो तो क्या होगा, तो जो पेप्सिन होता है वो कहाँ पाया जाता है, वो स्टमक में पाया जाता है। वहाँ का पीएच क्या होता है बच्चों, 1.8 होता है, और ये इसी पीएच में बेस्ट काम करता है। लेकिन डूडेनम में कौन सा एंजाइम होता है, ट्रिप्सिन होता है। इसको कौन सा पीएच चाहिए, बेसिक पीएच 7.8। तो अगर बाइकार्बोनेट आयंस न्यूट्रलाइज नहीं करेगा तो ट्रिप्सिन क्या होगा, काम नहीं कर पाएगा। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन होगा, ट्रिप्सिन होगा। तो यहाँ सही ऑप्शन क्या है, बी ट्रिप्सिन। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स द रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस कॉजेज। तो जब न्यूरॉन एक्साइटेड होता है तो सोडियम चैनल्स क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं, और सोडियम क्या होता है, सेल्स के इनसाइड आ जाता है, जिससे मेम्ब्रेन क्या होता है, डी पोलराइज्ड हो जाता है। पहले रेस्टिंग पोटेंशियल -70 रहता है, और बाद में क्या हो जाता है, डीपोलराइजेशन से +32 +40 के रेंज में। बच्चों अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सिम्टम ग्रेव डिजीज में होता है। तो बच्चों जो ग्रेव डिजीज होता है ये क्या होता है, ये हाइपर थायरॉयडिज्म का होता है, जब ज्यादा हार्मोन्स बनने लगते हैं। इसमें क्या होता है, थायराइड हार्मोन बहुत ज्यादा बन जाएगा, जिससे मेटाबॉलिज्म क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और एक विजिबल सिम्टम दिखना जाता है, जहाँ क्या होता है, आंखें बाहर की ओर उभरी हुई दिखा देती है, जिसको क्या कहते हैं, एक्सोप्थेल्मस या प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल्स। तो सही ऑप्शन क्या है, बी। बच्चों अगला सवाल है, हम लोग का जो आई होता है उसमें एक स्पॉट होता है जिसको क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट है। तो ब्लाइंड स्पॉट्स क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट्स को ब्लाइंड इसलिए कहते हैं कि वो वैसा, ये एक ऐसा स्पॉट है जहां से क्या निकलते हैं, यहाँ से ऑप्टिक नर्व आंख से बाहर निकलती है। तो यहाँ कोई भी फोटो रिसेप्टर सेल यानी रॉड्स एंड कोन्स नहीं पाए जाते, इसलिए यहाँ कोई इमेज नहीं बनता है। तो ब्लाइंड स्पॉट क्या है, जहाँ कोई इमेज ना हो, क्यों इमेज नहीं होता, यहाँ कोई रॉड्स एंड कोन्स नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि यहाँ से ऑप्टिक नर्व आंख से बाहर जाती है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर वो है जो किसी ऐसे जगह काम करने से होता है जो एक्टिविटी पे बेस्ड है। तो बच्चों जो लोग पत्थर तोड़ने या पीसने वाले इंडस्ट्री में काम करते हैं तो उनके लंग्स में धूल के कण जमा होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, फाइब्रोसिस या सिलिकोसिस कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, सी। बच्चों अगला क्वेश्चन है, विसरल मसल्स आर नोन एज स्मूथ मसल। जो हम लोग के विसरल ऑर्गन जैसे डाइजेस्टिव या एलिमेंट्री कैनाल होता है उसमें कौन से मसल होते हैं, स्मूथ मसल। इनका क्या रीजन है, दे डू नॉट एक्सहिबिट एनी स्ट्राइटेशन, इसमें कोई धारियां नहीं दिखती, और ये क्या होते हैं, इनवॉल्यूंटरी नेचर। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए। अगला क्वेश्चन है, विच वाइटल सेंटर्स आर लोकेटेड इन मेडुला ऑब्लंगेटा। तो बच्चों मेडुला हमारे शरीर के इनवॉल्यूंटरी एक्शन के लिए जिम्मेदार है, जो अपने आप होते हैं। तो इसका उदाहरण क्या है, जैसे दिल का धड़कन या रेस्पिरेशन या वॉमिटिंग, ये सब कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लंगेटा। बच्चों अगला सवाल है, कुछ सेल्स होते हैं जिनको क्या कहते हैं, हेयर सेल्स, विच एक्ट एज ए ऑडिटरी रिसेप्टर, सुनने के लिए रिसेप्टर्स का काम करते हैं। वो किस मेम्ब्रेन पे लोकेट होता है, तो बच्चों आप लोग सुने होंगे नाम ऑर्गन ऑफ कॉटी। ये कहाँ होता है, ये बैसिलर मेम्ब्रेन पे लोकेट होता है। तो जब साउंड वेव्स आती है तो यहाँ क्या होती है, हेयर सेल्स होती है, जो क्या होती है, झुक जाती है, साउंड वेव आते ही है, हिलती रहती है, और आगे क्या करती है, इम्पल्स को भेजती है। तो ये जो हेयर सेल्स है ये कहाँ रहते हैं, बैसिलर मेम्ब्रेन में।
बच्चों अगला डिफरेंट का डायग्राम है, इसमें पूछ रहा है कौन सा स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए। तो यहाँ ऐसे भी दिया जा सकता था, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, या यहाँ डायरेक्ट लिखा आ सकता है। तो बच्चों इसमें कौन काम करता है? जो ग्लोमेरुलस होता है, यही मेन रीजन क्या होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए। तो अगला सवाल है, एक डिजीज होती है जिसे हम लोग गाउट कहते हैं, ये किस वजह से होता है? तो बच्चों गाउट एक प्रकार का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जहां ब्लड में क्या बढ़ जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, और इसके क्रिस्टल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जॉइंट्स में यानी जोड़ों में जमा हो जाते हैं, जिससे बहुत पेन होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गॉट डिजीज में किसका एक्युमुलेशन होता है? यूरिक एसिड क्रिस्टल का जॉइंट्स में। अगला क्वेश्चन है, नी जर्क रिफ्लेक्स में इसमें से क्या इन्वॉल्व नहीं होता? तो बच्चों जो नी जर्क रिफ्लेक्स होता है उसको क्या कहते हैं? ये एक मोनोसिनेप्टिक एक्टिविटी है। तो मोनोसिनेप्टिक एक्टिविटी में क्या होता है, सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड ही इन्वॉल्व होता है, इसमें ब्रेन का कोई फंक्शन नहीं होता। तो नी जर्क रिफ्लेक्स में किसका यूज नहीं होता? ब्रेन का। बच्चों अगला फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, शॉर्टनिंग्स ऑफ मसल्स ऑकर्स ड्यू टू। मसल्स में शॉर्टनिंग किसके वजह से होता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या है? सी। फिलामेंट क्या होते हैं? स्लाइड करते हैं, तो स्लाइडिंग ऑफ फिलामेंट की वजह से ही मसल्स क्या होते हैं? शॉर्ट्स होते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन नॉट हैपेंस इन। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ नहीं होता? तो बच्चों प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कहाँ नहीं होता? माउथ। माउथ में क्या निकलता है? सलाइवा निकलता है, जिसमें प्रोटीन डाइजेशन का कोई एंजाइम नहीं होता है। जो अगला क्वेश्चन है, एडीएच डिफिशियंसी से क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन। जो यूरिन होगा वो बहुत ज्यादा गाढ़ा होगा। इसका रीजन क्या है? एडीएच हेल्प्स करता है किसको? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट होता है नेफ्रॉन का, जिससे वाटर को रीएब्जॉर्ब करता है। तो बच्चों अगर एडीएच का क्या फंक्शन होता है? वाटर को रीएब्जॉर्ब करना। तो अगर वाटर को एडीएच की डेफिशिएंसी हो जाए तो पानी का रीएब्सॉर्प्शन क्या होगा? नहीं हो पाएगा, जिससे यूरिन क्या हो जाएगा? डाइल्यूट हो जाएगा, ना कि कंसंट्रेटेड हो जाएगा। तो स्टेटमेंट ए क्या है? असर्शन रॉन्ग है। और रीजन क्या है? रीजन बिल्कुल सही है, ये रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए जरूरी है, कहाँ से? कलेक्टिंग डक्ट से। तो इसका आंसर क्या है? असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन विच जोन्स रिमेन्स अनचेंज्ड इन लेंथ। किस जोन का लेंथ चेंज नहीं होता? तो बच्चों मसल कंट्रैक्शन में एक्टिंग फिलामेंट क्या होता है? मायोसिन के ऊपर स्लाइड करता है। तो ए बैंड जो होता है वो किसको शो करता है? मायोसिन के लेंथ को। तो ये कंट्रैक्शन के दौरान कभी नहीं बदलता। तो याद रखना, ए जोन क्या होता है? वो रिमेन अनचेंज। बहुत इंपॉर्टेंट नीट का क्वेश्चन है। तो ए स्टार्ट होता है, तो जो स्टार्ट होता है वो नहीं बदलता है। बच्चों अगला क्वेश्चन है, ब्रेन में एक पार्ट होता है कॉर्पस कैलोसम, ये ब्रेन के किस दो हिस्सों को आपस में जोड़ता है? तो कॉर्पल कैलोसम क्या होता है? एक नर्व फाइबर्स का बड़ा सा बंडल होता है, जो लेफ्ट और राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर को एक दूसरे से क्या करता है? इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करता है, दोनों को क्या करता है? कनेक्ट करता है। बच्चों अगला क्वेश्चन है, भाषा रेक्टा, ये एब्सेंट होता है या हाईली रिड्यूस्ड होता है किस पार्ट ऑफ नेफ्रॉन के? तो बच्चों अधिकांश जो नेफ्रॉन होती है वो क्या होती है? कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होती है। जहां हेनलेस लूप क्या होता है? बहुत छोटा है। और भाषा रेक्टा या तो एब्सेंट होता है या हाईली रिड्यूस होता है। तो इसका आंसर क्या है? कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। अगला क्वेश्चन है, if chylomicrons are not transported into lacteals which nutrient absorption will be most affected? तो बच्चों जो लिपिड्स होते हैं वो क्योंकि वो फैट्स है तो वो ब्लड में डायरेक्ट नहीं जा सकते। तो पहले क्या होता है? लिपिड किससे रिएक्ट करता है? चाइलोमाइक्रॉन से बनता है। फिर क्या होता है? ये भिलाई में पहुंचते हैं और वहां डायरेक्ट
जो लिम्फेटिक्स वेसाइकल्स होते हैं जिनको क्या कहते हैं, लैक्टिल्स कहते हैं, इन लैक्टिल्स के थ्रू ये एब्जॉर्ब्स होते हैं। तो अगर चाइनोमाइकॉन नहीं ट्रांसपोर्ट होगा तो लिपिड का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। बच्चों अगला क्वेश्चन है, अगर अचानक से ब्लड प्रेशर क्या हो, गिर जाए, डिक्रीज हो जाए, तो कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? तो बच्चों जब ब्लड प्रेशर गिरता है तो किडनी की जी सेल क्या करते हैं, किसका सिक्रीशन करते हैं, रेनिन का सिक्रीशन करते हैं। और रेनिन किसको एक्टिवेट करता है, रास सिस्टम को, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम को रास मैकेनिज्म शुरू करता है, जो क्या करता है, रक्त वाहिकाओं को क्या करता है, सिकुड़ देता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, और पानी को रोककर ब्लड प्रेशर को वापस सामान्य करता है। जो अगला डायग्राम है हार्ट का, और कुछ इसमें वेसल्स दिए हुए हैं। इसमें पूछ रहा है कौन सा वेसल कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब अवे फ्रॉम हार्ट। तो इसका साइट आंसर क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है, ये राइट वेंट्रिकल से हार्ट के ब्लड को लंग पर ले जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए। तो इसको याद रखना है, ये ऐसा सिंगल आर्टरी है बॉडी में जो क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। बच्चों अगला सवाल है, ड्यूरिंग द जॉइंट डायस्टोल फेज ऑफ द कार्डियक साइकिल, उसमें क्या होता है? तो बच्चों जॉइंट डायस्टोलिक का मतलब होता है जब पूरा हार्ट रेस्ट की स्थिति में होता है। इस समय ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों कहाँ जाता है, आर्ट्रिया से वेंट्रिकल में जाता रहता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, बोथ आर्ट्रिया एंड वेंट्रिकल आर रिलैक्स्ड। बच्चों फाइट और फ्लाइट हार्मोन किससे कहते हैं, एड्रिनलिन को। ये प्राइमरीली किस रिसेप्टर के द्वारा हार्ट के रेट को इंक्रीज करता है? तो इसके रिसेप्टर का क्या नाम है, बीटा एड्रिजेनिक रिसेप्टर या बीटा रिसेप्टर, जिससे हार्ट बीट और कंट्रैक्शन बढ़ जाता है। अगला है, हाउ डस हाइपोथैलेमस कंट्रोल द एंटीरियर पिट्यूटरी। तो हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी को कैसे कंट्रोल करता है? इसमें एक पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसको हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम कहते हैं। इसमें या तो रिलीज करने के लिए या इनहिबिट करने के लिए बच्चों हार्मोन्स का सिक्रीशन किया जाता है। तो इसको याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम से भी और क्वेश्चन बन सकते हैं। बच्चों एक टर्म यूज किया जाता है सकस एंटेरिकस, ये किस सिक्रीशन के लिए करते हैं? तो बच्चों इंटेस्टाइनल जूस को क्या कहा जाता है, सकस इंटेरिकस। ये कहाँ से निकलता है, ये क्रेट्स ऑफ लेबरकुन लोकेटेड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकस से, वहीं से ये इंटेस्टाइनल जूस रिलीज होता है। जो अगला सवाल है, गैस्ट्रिक ग्लैंड के कौन से सेल्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर के सिक्रीशन के लिए, जो विटामिन बी 12 के एब्सॉर्प्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है? तो बच्चों पैराइटल सेल्स होते हैं या ऑक्जेंटिक सेल्स होते हैं, जो HCl के साथ क्या रिलीज करते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर। तो यहाँ क्या सही होगा, पैराइटल सेल। तो जो बच्चों ये पैराइटल सेल्स होंगे इन्हीं से ये सिक्रीट होता है, और अगर इसकी कमी हो जाए तो एक बीमारी होता है, ये भी पूछा जा सकता है, इसका क्या नाम है, पर्नीसियस एनीमिया। तो पर्नीसियस एनीमिया कब होता है, जब विटामिन बी 12 का एब्जॉर्प्शन रुक जाता है या कम होता है, किसके वजह से, जब पैराइटल सेल्स इंट्रिंसिक फैक्टर ना रिलीज करे। बच्चों अगला है, एल्वुलाई का डायग्राम दिया है जूम करके, इसमें गैस एक्सचेंज किस प्रोसेस के थ्रू होता है? तो बच्चों इसमें सिंपल डिफ्यूजन से गैस एक्सचेंज होता है। ये किससे ड्राइव होता है, पार्शियल प्रेशर के ग्रेडियंट से। डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर किसके बीच, एल्वुलर एयर और पल्मोनरी कैपिलरी के ब्लड के बीच में। तो बच्चों अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस कब होता है? तो बच्चों जब माँ RH नेगेटिव मदर हो और बेबी क्या हो, RH पॉजिटिव फीटस हो। तो जो बच्चा पहला प्रेगनेंसी होता है उसमें तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आता, लेकिन जब डिलीवरी के टाइम होता है तो माँ के शरीर में बच्चे के खिलाफ क्या बन जाता है, RH एंटीजन के खिलाफ RH एंटीबॉडी बन जाता है। तो जब सेकेंड प्रेगनेंसी होता है
तो वो बच्चे के आरबीसी को क्या करता है, नष्ट कर देता है। इसी कंडीशन को क्या कहते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। तो ये कब होगा, ये स्टार्ट तब होगा जब आरएच नेगेटिव मदर कैरी करेगा किसको, आरएच पॉजिटिव फीटस को। बच्चों, ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसको क्या कहते हैं, पॉन्स। इसमें एक सेंटर होता है, उसको क्या कहते हैं, न्यूमोटैक्सिस सेंटर होता है। तो जो न्यूमोटैक्सिस सेंटर होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसका क्या रोल है, इसका रोल होता है टू मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। तो ये श्वसन की जो लय होती है, रिदम होती है, उसको कंट्रोल करता है। ये इंस्पिरेशन के टाइम को कम कर सकता है, जिससे रेस्पिरेटरी रेट बदल जाता है। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड 50 एमसीक्यू सॉल्व किए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, जरूर आप लाइक करें और कमेंट्स करके बताइए। और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक में एमसीक्यू चाहिए वो भी कमेंट कर सकते हैं, या किसी टॉपिक पे आपको रिवीजन करना वो भी बता सकते। तो बच्चों खुश रहिए और पढ़ते रहिए। टाटा बाय बाय।